Assalamualaikum. This is Hiranur. वेलकम बैक टू अनदर न्यू लेक्चर। इस लेक्चर में हम लोग डिपेंडेंट क्लास को देखेंगे जो हमने पीछे जहाँ से ख़त्म किया था वो लेक्चर। फर्स्ट वन लेक्चर जो था सब्जेक्ट एग्रीमेंट का, ये उसी का दूसरा पार्ट है और वहीं से हम इसको कंटिन्यू करेंगे। पीछे मैंने आपको डिपेंडेंट क्लास की एग्जांपल दी थी, लेकिन मैंने कहा था अगले में समझाऊंगी अगले लेक्चर में, तो अभी आपको इसमें बताऊंगी मैं। ओके, तो यहाँ पे आपने ये देखना है कि कुछ रिलेटिव प्रोनाउन होंगे जैसे डैट, हाउ, वट, हु। ठीक है, इनके साथ एक प्रॉपर सब्जेक्ट होगा और एक फाइनाइट वर्ब। बेसिकली ये वर्ब कौन सा होगा? फाइनाइट वर्ब। आपको पता है मैंने इस पे भी लेक्चर दिया हुआ है कि फाइनाइट और इनफाइनाइट का, तो ये आप देख सकते हो। अच्छा, अब सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया, ये यहाँ तक। ये वर्ब जो मैंने बड़ा करके लिखा हुआ है ना, इसका मतलब ये है कि ये वर्ब और ऑब्जेक्ट है उस सेंटेंस का जिसके अंदर क्लॉज आ रही है। ठीक है, क्योंकि हम लोग यहाँ डिपेंडेंट क्लास की बात कर रहे हैं, वैसे इंडिपेंडेंट क्लास भी होती है। हम जो प्रॉपर है ना डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लास, इनमें क्या डिफरेंस होता है, ये सब कुछ हम क्लास वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी मैं आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बता रही हूँ, तो अभी हम सिर्फ उसी पे रहते हैं। ठीक है, अगर मैंने अभी ज़्यादा आपको हर बात बताना शुरू दी, आप लोग वैसे भी कंफ्यूज हो जाओगे। अभी के लिए आपने बस इतना याद रखना है कि जो डिपेंडेंट क्लास होती है वह इन वर्ड्स के साथ एक सब्जेक्ट और एक फाइनाइट वर्ब लगा होगा तो एक डिपेंडेंट क्लास बनती है। और फिर जिस सेंटेंस के अंदर होते हैं उसका ऑब्वियसली अपना एक मेन सब्जेक्ट वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, अब जैसे कि ये है, इट डिपेंड्स ऑन द रिव्यू। अब इट क्या है यहाँ पे? सब्जेक्ट के तो पे एक्ट कर रहा है, और बेसिकली यहाँ पर ये जो पूरा डिपेंडेंट क्लास होगी ना, ये वहाँ पे भी ये सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रही होगी ना। आप हमने फिर देखना है कि इसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे लगाएंगे। अच्छा, इट डिपेंड्स ऑन द रिव्यू। अब इसमें इट के अकॉर्डिंग सिंगुलर या प्लूरल वर्ब लगे। वैसे हाउ द बुक विल सेल डिपेंड्स ऑन द रिव्यूज़। इसमें आप देखोगे कि हाउ, ये देखो जैसे यहाँ पे एक वर्ड हाउ है ना, यहाँ पे भी हाउ, एक वहाँ से हमने रिलेटिव प्रोनाउन ले लिया, आगे एक सब्जेक्ट है। ये देखो मैंने कहा था एक सब्जेक्ट होना चाहिए और एक वर्ब होना चाहिए, तो देखो दी बुक सब्जेक्ट है और आगे ये वर्ब है। ठीक है, ये फाइनाइट वर्ब है यहाँ पे। तो बेसिकली फिर आगे ये वाला जो वर्ब है ये मेन सेंटेंस जो है उसका मेन वर्ब है बेसिकली, और फिर आगे ये उसका ऑब्जेक्ट है, कॉम्प्लीमेंट है, जो भी है। तो इस तरीके से एक सेंटेंस के अंदर ये क्लॉज है, इसको कहेंगे कि क्लॉज एक्ट कर रही है एज अ नाउन। नाउन जो सब्जेक्ट के तो भी एक्ट कर रहा है बेसिकली। ठीक है, तो नाउन नहीं आप कहोगे क्या वो सिर्फ सब्जेक्ट। नाउन तो मैंने आपसे कहा था ना कि एक वर्ड होता है। अच्छा, अब जैसे कि ये है, तो अगर यहाँ पे इट इज़ ट्रू, ठीक है, दिस न्यूज़ इज़ ट्रू, व्हाट ही सेज इज़ ट्रू। अच्छा, दिस न्यूज़ क्या होगा? ये फ्रेज़ होगी। ठीक है, ये क्या है? फ्रेज़। और व्हाट ही सेज वो क्या था? इट क्या है? ये एक प्रोनाउन हो जाएगा। ठीक है, व्हाट ही सेज इज़ ट्रू, इसमें ये क्या है? क्लास है। और बेसिकली ये सारे एज अ सब्जेक्ट एक्ट कर रहे हैं। इसी तरह एक और पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दो क्लॉजेस को जॉइन किया हो। ठीक है, और उन दोनों को जॉइन करके, जैसे कि व्हाट ही सेज, इसमें देखो व्हाट भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। यहाँ देखो इधर भी एक रिलेटिव प्रोनाउन भी लगा हुआ है, सब्जेक्ट भी है, वर्ब भी है। ठीक है, तो ये सही है, दो क्लासेस उनको जॉइन किया हुआ बाय एंड। और आगे क्या है? इज़ आर टू डिफरेंट थिंग्स। अब यहाँ पे आपने क्या ऑप्शन चूज़ करना है? ऑब्वियसली दो क्लासेस हैं तो हम यहाँ पे आर की तरफ जाएंगे। ठीक है, सिंपल, दो क्लासेस एंड ने ज्वाइन की हुई, आपने आर ऑप्शन चूज़ करना है। यहाँ देखो हमने इज़ चूज़ किया हुआ था। द हाउ द बुक विल सेल, ठीक है, डिपेंड ऑन द रिव्यू। इसमें आपने बेसिकली एज अ कलेक्टिव, ये जो पूरी ये सारे वर्ड्स है ना, एक क्लास है, इसको एज अ कलेक्टिव देख के फिर वर्ब चूज़ करना है। ठीक है, जैसे मैं आगे आपको एग्जांपल्स भी दूंगी, आप वहाँ पे चूज़ करना, आपको समझ में आएगा और अच्छे से। अच्छा, अभी जब हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की बात कर रहे हैं तो आप लोगों का माइंड क्या होना चाहिए ये लेक्चर लेते वक्त, कि हमने हर जगह पे ये देखना है कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कौन सा वर्ब लगेगा। ठीक है, तो मैं हर बात में यही बताने की कोशिश कर रही होंगी, तो ये वाली चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। अगर बीच में क्लॉज आ रही है, प्रोनाउन आ रहा है, या कुछ भी इस तरह का टॉपिक आ रहा है, तो वो नहीं पढ़ा रही। मैं बेसिकली ये बता रही हूँ कि वो अगर ऐसा सब्जेक्ट ऐड करेगा तो उसके साथ वर्ब कौन सा आएगा। लेकिन ये चीज़ें डिटेल में भी हम पढ़ेंगे जब इनका टॉपिक आएगा। ठीक है, जब इनकी बारी आएगी। अब आसिम गोज़ टू स्कूल, ठीक है, ये ग्रामेटिकली करेक्ट है, क्योंकि आसिम सिंगुलर सब्जेक्ट है और इसके साथ जो वर्ब आएगा वो सिंगुलर होगा, सिंगुलरिटी को शो करेगा। अगर यहाँ गो होता तो वो शो करता कि सब्जेक्ट प्लूरल है, ये आपको पता है। ठीक है, ये टेंस में हम चीज़ पढ़ते हैं। आगे कि गॉड ब्लेस यू। अब हाँ, यहाँ पे आपने याद रखना ब्लेसिस नहीं होता, ब्लेस होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना गॉड ब्लेस यू होता है, गॉड ब्लेसेस यू नहीं होता, क्योंकि बेसिकली
ये एक दुआ दी जा रही है, ठीक है। ये कोई एक उस तरीके से फैक्ट तो नहीं है ना, मीन्स जैसे आसिम गोज़ टू स्कूल, वो जाता है तो जाता है। अब गॉड ब्लेस यू, ये एक दुआ दी जा रही है, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस है, ठीक है। ये ऐसे ही होगा जैसे मैंने आपको पीछे एक एग्जांपल दी थी कि अली गो टू स्कूल, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस था, अली गो टू स्कूल, इसमें अली को ऑर्डर दिया जा रहा था, ये एक इम्पेरेटिव सेंटेंस था, ठीक है। तो इसके अंदर हम ऐसे नहीं थे कह रहे कि अली गोज़ टू स्कूल, तो ये भी ऐसे ही है कि गॉड ब्लेसेस यू नहीं होगा। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा, अगर नहीं आई समझ तो कमेंट सेक्शन में पूछो, और मैं दोबारा एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी, लेकिन आई होप आ गया होगा समझ, ठीक है। क्योंकि ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है, बस ये वाली, ये कोई फैक्ट नहीं है, ये इम्पेरेटिव सेंटेंस है। इसी तरह आप देखो, अगर मैं आप यहाँ पे इसको हाइड करूँ, आपसे मैं पूछूँ कि क्या यू इज़, आई इज़, हमेशा यू के साथ आर लगाना ज़रूरी है, आई के साथ एम लगाना ज़रूरी है, या यू इज़ और आई इज़ भी पॉसिबल है? तो यस इट्स पॉसिबल। देखो, यू इज़ अ प्रोनाउन, आई इज़ अ प्रोनाउन, तो देखो हर तरह की पॉसिबिलिटी होती है, ये मैंने इससे आपको ये शो कराया कि ये भी पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। ओके, अब नेक्स्ट इज़ के लिटिल डिड द प्राइम मिनिस्टर हैज़ एनी नॉलेज अबाउट पॉलिटिक्स। इसके अंदर हम देखेंगे कि लिटिल डिड द प्राइम मिनिस्टर हैज़, इसमें आप मुझे ये बताओ कि सेंटेंस में क्या एरर है, ठीक है। ये एक बहुत ही कॉमन सा सेंटेंस है जिसके अंदर आपकी प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप अपने आप को पहले खुद एनालाइज करो, इसमें आपने क्या, अच्छा चलिए मैं आपके लिए इसमें ना ऑप्शन बना देती हूँ। ये अल्फा ऑप्शन, ये बीटा ऑप्शन, ये चार्ली ऑप्शन, और ये डेल्टा ऑप्शन, ठीक है। ये ऑप्शन मैंने आपके पास बना दिए हैं, अब आप इसमें से देख लो। इनमें से अब आप मुझे खुद खुद पहले अपने आप को एनालाइज करो, इसमें से कौन सा करेक्ट बनता होगा, ठीक है। उसके बाद आपने करेक्ट देखना प्लीज़, ये आपके लिए ही बहुत बेनिफिशियल है। ये सिर्फ अगर जिस तरीके से मैं आपको एमसीक्यू सॉल्व करना बता रही हूँ ना, ये सिर्फ इंग्लिश में नहीं, आपको बायो में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर सब्जेक्ट में बहुत हेल्प करेगा। देखना आप उनको सॉल्व करोगे तभी आप इस तरीके से ही सोचोगे, और आपको ईजी सा कुछ लगेगा, ठीक है। तो इसका आंसर पहले खुद सोचो, कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ, उसके बाद ये भी बताना कि आपका ठीक हुआ था या गलत हुआ था, ठीक है। और इसका जो आंसर है वो है बीटा, यहाँ पे एरर है बेसिकली। क्यों? देखो यहाँ पे डिड आ गया ना, जब हम एक टेंस पढ़ते हैं तो आपको पता है ना, जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ, चलो जैसे अब ये देखो, एक पास्ट टेंस, सिंपल पास्ट टेंस होता है, हम कहते हैं कि शी वॉच्ड अ मूवी, और अगर क्वेश्चन करेंगे तो हम कहेंगे डिड शी वॉच, मीन्स कि वॉच था, V2 था यहाँ यूज़ हो रहा, लेकिन जब डिड लग गया ना तो हमने V1 यूज़ करना है, ऐसा ही है ना, ये समझ आ गया है। अब इसकी तरफ देखो, यहाँ पे हमारे पास डिड यूज़ हो रहा है, तो डिड यूज़ हो रहा है, इट्स मीन कि अब जो हमारे पास वर्ब होगा वो हमने V1 यूज़ करना है, ठीक है, V2 यूज़ नहीं करना। अब हैज़, इट्स मीन कि यहाँ पे हैव आएगा, यहाँ पे फिर हैव आएगा। अच्छा वो क्यों, हैज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये समझाती हूँ बात को। ये देखो जैसे कि डू होता है और डज भी होता है, ठीक है। हम जब सिंगुलर होता है तो यस लगा देते हैं ना, लेकिन अगर मैं आपसे इनमें से बोलूँगी कि डू और डज में से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो, तो वो सिर्फ डू होगी। अच्छा अगर हैज़ और हैव है, तो इनमें से अगर मैं आपसे बोलूँ कि सिर्फ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखो, तो वो हैव होगी। आप सिंपल ट्रिक से ऐसे याद रखो कि आपके पास इस तरह का कोई भी वर्ब आ जाए ना जिसमें आप कंफ्यूज हो, आप ये देखो कि आईएनजी फॉर्म किसकी बन रही है, जिसकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगा। तो यहाँ पे भी कभी भी हैज़ नहीं आएगा, हैव भी आएगा, क्योंकि पीछे डिड लग गया तो आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब बनी थी। तो इस ये वाला ये बहुत कॉमन मिस्टेक है जो बच्चे करते हैं, और उनको यही लग रहा था कि हैव भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। आप में से भी काफ़ी बच्चों को यही लगता होगा, और काफ़ी को शायद पता भी होगा पहले का। अच्छा, तो अब आपको ये बात समझ में आ गई है। अब यहाँ देखो कि ये ट्रिक है आपके पास, इस तरह आपको रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बस इतना याद रखना कि यहाँ लिखा नहीं हुआ शायद, हाँ, जिसकी भी आईएनजी फॉर्म बन रही होगी ना, इनकी क्या बन सकती है, इनकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है देखो, लेकिन जो हैज़ है या डज़ है, इनकी क्या आईएनजी फॉर्म हम हैज़िंग या डजिंग कहते हैं, कोई नहीं कहते ना, तो डूइंग, हैविंग ये कहते हैं ना, तो इनकी आईएनजी फॉर्म बन सकती है, तो ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होते हैं। या इसके अलावा कोई और भी ऐसा आ जाता है जिसमें आप कंफ्यूज होते हो, तो आप बस ये देख लेना कि उसकी आईएनजी फॉर्म बन रही है या नहीं बन रही, ठीक है। तो ये एक सिंपल ट्रिक होगी। अब नेक्स्ट हम चलते हैं इनवर्जन की तरफ। इनवर्जन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है।
ये भी मैं आपको बहुत ईजी करके बताऊंगी इंशाल्लाह। अब देखो इनवर्जन में अगर जैसे कि एक क्वेश्चन आपसे पूछते हैं कि आर यू बिजी, या पहले एक सिंपल कॉम्प्लीमेंट देखो, यू आर बिजी, ठीक है। अब इसका अगर इसको क्वेश्चन क्वेश्चन के तौर पे अगर पूछेंगे तो हम कहेंगे कि आर यू बिजी, ठीक है। इसमें कैसे इन्वर्जन हुई है कि पहले सब्जेक्ट पहले था, बाद में वर्ब था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब पहले चला गया और सब्जेक्ट बाद में आ गया, ये इन्वर्जन हुई है, ठीक है। अब अगर हम दो पर्सन की बात करें, एक पर्सन कहता है आई एम सीरियस और सेकंड पर्सन कहता है आई एम आल्सो सीरियस, ठीक है, ये भी करेक्ट है। लेकिन ये भी हो सकता है, या ज़्यादा जो मोर अप्रोप्रिएटली वो कहेगा, वो ये कहेगा सो एम आई। यहाँ पे क्या हो जाएगी, इन्वर्जन करके वो बोलेगा। ये देखो, एम को पहले लिखेगा, हेल्पिंग वर्ब जो है यानी वर्ब जो है उसे पहले लिख रहा है, और जो सब्जेक्ट है उसे बाद में लिख रहा है, प्रोनाउन है वट लेकिन सब्जेक्ट के तौर पे यहाँ एक्ट कर रहा है, उसको बाद में लिखेगा, तो ये इन्वर्जन करके वो बोलेगा, ठीक है। ये तो सिंपल सी बात होगी ना, जो एमडी कैट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है या किसी टेस्ट के लिहाज से इंपॉर्टेंट है, वो ऑब्वियसली ऐसे तो नहीं पूछेंगे, वो कैसे पूछेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। ओके, तो अब ये कुछ इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो आप लोगों ने यस रटा ही मारनी है। अब देखो रटा भी ज़रूरी होता है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि कुछ बातें होती हैं जो अब आपने याद रखनी पड़ती है। अब आपको ये इसमें क्या ही कॉन्सेप्ट है, अब आपने लेकिन इसको याद रखना है। लेकिन वैसे मैं आपको थोड़ा सा चलो ट्रिक भी बता देती हूँ। देखो ये सारी चीज़ें इस तरह की हैं जो थोड़ी नेगेटिव एक्सप्रेशन की तरफ लेके जा रही हूँ, तो आप इस तरह से भी याद रख सकते हो। देखो नाइदर, स्कार्सली, बेयरली, हार्डली, लिटल, नो सुनर, सब की सब एक्सप्रेशन ऐसी हैं कि जो कि ऐसे थोड़ी नेगेटिव हो, ठीक है। रेयरली, नॉट टिल, तो सब की सब ये फिर रट्टा तो ना हुआ, फिर तो ये दोबारा कॉन्सेप्ट ही हो गया। लेकिन गुड, अच्छी बात हो गई है, आपके पास ट्रिक आ गई है। उसके अलावा भी अगर कोई नेगेटिव एक्सप्रेशन आ जाती है, जैसे कि अंडर नो सर्कमस्टांस, अब देखो ये इनमें नहीं था लेकिन है तो एक नेगेटिव एक्सप्रेशन ही है ना। तो इस तरह के सारे वर्ड्स, ये सारे वर्ड्स भी आपने रटा नहीं लगाना, आपने बस ये देखना कि सब के सब क्या है, नेगेटिव है। तो नेगेटिव वर्ड्स हों या फिर कोई एक नेगेटिव फ्रेज आ जाए जैसे कि ये, तो इन सब के बाद आपने हमेशा इन्वर्जन करनी है। अब क्वेश्चन इस तरह से होगा कि उन्होंने आपको ऐसे दिया हुआ, अंडर नो सर्कमस्टांसिस यू आर अलाउड टू गो देयर। अब इसमें देखो उन्होंने इन्वर्जन नहीं की, और फिर आपसे बोलेंगे कि इनमें से इस तरह जैसे 4 ऑप्शन दे देंगे, उनमें से बोलेंगे करेक्ट वन चूज़ करें, तो आपने वो वाला चूज़ करना होगा जिसमें इन्वर्जन हुई हुई होगी, जैसे ये। अब ये वाला रॉन्ग है और ये वाला करेक्ट है, आर यू अलाउड टू गो देयर वाला करेक्ट है, ठीक है। तो बाकी ये वाले कितने वर्ड्स हो गए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। अब ऐसा करो कि ये सब लिस्ट बना लो, बाकी आपको जैसे मैंने पहले बताया रट्टा लगाने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, बस ये याद रखो कि ये सारे नेगेटिव वर्ड्स आए, लेकिन फिर भी आपको रिवाइज तो करना होता है ना, ताकि अगर आ जाए तो आपको वो फ़ौरन से क्लिक कर जाए। तो उसके लिए आप लोग लिस्ट बना लो और इसको एक बार रिवाइज करना, बाकी रट्टा ना लगाना, और कोई भी नेगेटिव फ्रेज आए तब भी। और हाँ, एक यहाँ देखो नॉट ओनली और बट आल्सो की बात क्या है कि नॉट ओनली बट आल्सो, यहाँ पे मैंने आल्सो ब्रैकेट में इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि ये ऑप्शनल होता है। अच्छा, यहाँ पे एक सब्जेक्ट यहाँ आएगा, या सब्जेक्ट नहीं सॉरी, एक नॉट ओनली के बाद एक पूरी सब्जेक्ट, एक आपके पास वर्ब ऑब्जेक्ट आएगा, इस तरह से एक वर्ब यहाँ आएगा, एक वर्ब यहाँ आएगा, एक वर्ब यहाँ आएगा, ऑब्जेक्ट भी साथ में। तो इन्वर्जन आपने भी कहाँ करनी है, यहाँ पे करनी है। इधर ये मैंने यहाँ टिक लगाई हुई है ना, यहाँ इन्वर्जन करनी है, और यहाँ क्रॉस लगाया हुआ है, इट्स मीन कि यहाँ इन्वर्जन नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने स्पेशली नोट में रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली इस तरह की चीज़ें वो पूछते हैं, नॉट ओनली के बाद आपने इन्वर्जन करनी है, बट आल्सो के बाद आपने इन्वर्जन नहीं करनी, ठीक है। नाउ टेल मी हाउ इज़ इट पॉसिबल कि मैं आपको इतनी बड़ी बात एक्सप्रेशन वाली बताऊँ और फिर साथ में कोई एग्जांपल ना दूँ। Here we go, ये हमारे पास रही एग्जाम्पल्स। अब देखो, नेवर हैव आई सीन सच ए ब्यूटीफुल साइट। अब यहाँ पे नेवर यूज़ हुआ है। नेवर वैसे अगर आपको वो एक्सप्रेशन आपके पास लिखी हुई ना हो तो तभी आप सोच सकते हो कि एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो इसके बाद ऑब्वियसली इन्वर्जन होनी है, तो यहाँ पे होगा हैव आई, ठीक है, हैव आई आएगा। आई हैव अगर होता तो वो गलत था। अब देखो, नेवर विल ही एडमिट, इसमें भी नेवर आ गया, नेगेटिव एक्सप्रेशन है तो आगे विल ही आएगा, ही विल अगर होता तो गलत था। अब रेयरली, ये भी एक नेगेटिव एक्सप्रेशन है, इसके बाद डज शी होगा। अगर यहाँ था ना रेयरली शी मेक्स अ मिस्टेक, तो वो रॉन्ग था। रेयरली डज शी मेक अ मिस्टेक, ये करेक्ट है, ठीक है। समझ आ गया आपको। अब नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ या नेक्स्ट टॉपिक कह लो या नेक्स्ट रूल कह लो, उसकी तरफ चलने से पहले मैं एक बात, ये वाला मुझे एमसीक्यू पास पेपर का मिला था, और लास्ट लेक्चर जो मैंने आपको दिया था ना, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर नहीं सॉरी, जो उससे पहले वाला था जिसमें मैंने आपको सब्जंक्टिव मूड नहीं था पढ़ाया वो,
तो उसके अंदर ना ये वाला क्वेश्चन मुझे मिल गया जो कि पास्ट पेपर में पूछा हुआ था और ये वहीं से था, सब्जेक्टिव से था। तो फिर मैंने ये नोट डाउन कर लिया आपको बताने के लिए कि ये अब आप लोगों ने मुझे सॉल्व करके बताना है, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं लिया सब्जेक्टिव का लेक्चर, वो पहले वो देख लें। आप सिंपली सर्च करोगे, मेरे चैनल का नाम लिखोगे और सब्जेक्टिव लिखोगे तो आ जाएगा, ठीक है। और वैसे मैं बाद में कोशिश भी करूँगी कि एक प्ले लिस्ट बना दूँ। अभी मैं थोड़ी बिजी हूँ, मेरे मेरे ना वाइवा हॉस्पिटल के डेज चल रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरे लिए दुआ भी करनी है। और यहाँ ये देखो, फिर आपने ये सॉल्व करना है, इसको देखना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है, ठीक है। ये 2010 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये अब ये वहीं से सब्जेक्ट, अब जिसने लेक्चर लिया है वो इजीली पिक कर जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इसको सॉल्व करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, ठीक है। फिर अगर आप सबका फिर वहीं पे आप लोगों ने खुद ही एक दूसरे को आंसर बताना है। मैं इसका आंसर नहीं बताने वाली क्योंकि मैंने इतना अच्छा पढ़ाया है, तो आई डोंट थिंक सो कि मुझे ज़रूरत है कि मैं आपको करेक्ट ऑप्शन बताऊँ। अब देखो, यहाँ पे ये एक चीज़ मैंने ना पिछले लेक्चर में मिस कर दी थी, मुझे एक्चुअली मेरे ज़हन में नहीं रहा और मैंने आपको स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन बताई ही नहीं। मैंने आपको बाकी सारे रूल्स बताए थे कि एंड की दोनों साइड पे जो आएगा सब्जेक्ट, वो हमने उसके अकॉर्डिंग कैसे वर्ब लिखना है। लेकिन कुछ मैंने आपसे कहा था कि स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस होती हैं जो वैसी ही होती हैं, इनमें आप लोगों ने इनको रट्टा एक किस्म का लगा लेना है और अगर ये आ जाएंगे तो एज इट इज़ लिख देना है, इसमें आप लोग सोचना नहीं है। तो वो मुझे आपको बताने की याद नहीं थी, तो ये थी वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, ब्रेड एंड बटर इज आगे जो भी है। इस तरह टाइम एंड टाइड के बाद वेट आपने लिखना है, यानी कि ये इनको प्लूरल में लेना है। हॉर्स एंड कैरेज इसको सिंगुलर में लेना है और क्राउन एंड ग्लोरी इसको भी सिंगुलर में लेना है, ठीक है। तो ये आपने कुछ रटाई लगानी, इसमें आप कॉन्सेप्ट नहीं है, तो इसको आप रट्टा लगा लो। ये स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन, यहाँ देखो मैंने इसका हेडिंग कौन सी दी हुई है, स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन की, तो ये बस आप इस तरह याद कर लो, ठीक है। अब एक रूल की तरफ चलते हैं, ईच, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बस आपने ये याद रखना है कि ईच हमेशा सिंगुलर वर्ब इसको से फॉलो हो रहा होता है, या ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है अपने साथ। जैसे कि ईच पर्सन इज आर, इन दोनों में से क्या होगा, अलाउड। आगे ईच बॉय एंड गर्ल, यानी कि हमने एक सब्जेक्ट लिया है, यहाँ मैंने एंड की हेल्प से दो सब्जेक्ट को ज्वाइन किया है ताकि आपको दोनों तरीके से पता चले, आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे कि अगर ये ऐसा होता तो क्या होता। तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगी। अब दोनों केसेस में आपने इसमें कुछ नहीं देखना, आपने ये देखना है सिर्फ कि यहाँ पे ईच लगा हुआ है बस, बाकी सब्जेक्ट जितने हैं, 3 है, 4 है, 5 है, जितने भी हैं, डजेंट मैटर। आपने सिंपली यहाँ पे सिंगुलर वर्ब चूज़ कर देना। तो यहाँ क्या करोगे, इस, यहाँ क्या करोगे, है, सिंपल। और ये आपका क्लियर हो गया। अच्छा, अगर कोई बच्चा कन्फ्यूज़ कर रहा है ना सिंगुलर वर्ब में और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में, तो मैं उन बच्चों के लिए एक बार थोड़ी-सी ये बताना चाह रही हूँ, क्योंकि मेरे ज़हन में आया कि ये बच्चों को कन्फ्यूजन हो सकती है। अब अगर मैं हैज़ और हैव की बात करूँ ना, तो अगर मैं आपसे इनमें से सिंगुलर, ये ज़्यादा ये प्लूरल सब्जेक्ट को शो करता है, ये एक प्लूरल वर्ब है। और ये जो हैज़ है ना, ये सिंगुलर सब्जेक्ट को शो करता है, ये सिंगुलर वर्ब है। लेकिन अगर मैं इनमें से फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कहूँगी ना, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, तो वो हैव है, क्योंकि आईएनजी फॉर्म हैव की बन सकती है। इसे आपने याद रखना है। समझ आ गई, ये क्लियर होगी बात? आपके लिए मैं यहाँ लिख भी देती हूँ, ये लो जी, क्या याद रखोगे, आपके लिए लिखती है। अब अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन थी तो आप क्लियर होगी होगी। तो हैव सिंगुलर फॉर्म होती है, हैव फर्स्ट फॉर्म होती है, इसको नोट डाउन कर लो ताकि भूलो नहीं। ओके, तो अब नेक्स्ट वर्ब है एवरी। एवरी में हम कहते हैं कि ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, जैसे मैंने आपको बताया था ईच का, इसी तरह ये भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। इसमें भी देखो, एवरी बॉय इज़ आर, इसमें से आपने इज़ ही चूज़ कर लेना है, सिंपल। आपने बस याद रखना है, जैसे ईच था, इसी तरह एवरी भी हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है। एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल, अब इसका क्या होगा, जिसमें 2 बार एवरी यूज़ हो गया। अब ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है ना, अगर मैं आपको ये कहती कि एवरी बॉय एंड गर्ल, तो अभी आप लोग कन्फ्यूज़ ना होते। आप कहते एक ही एवरी लिखा हुआ है तो सिंपल जाओ किसके लिए, सिंगुलर वर्ब के लिए। लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि एवरी बॉय एंड एवरी गर्ल आ जाए, तो फिर आप क्या चूज़ करोगे? तो देखो, इसमें ना रूल ऑफ थंब इम्प्लीमेंट होता है, जो कि ये कहते हैं कि बेशक जितनी बार भी एक सेंटेंस के अंदर आप एवरी रिपीट करते हो ना, लेकिन जो एवरी के साथ वर्ड होता है, जैसे कि एवरी बॉय है ना, ये एक यूनिट है, ये सिर्फ एक यूनिट है जिसके साथ इज़ लगेगा, ठीक है। अब एवरी गर्ल, ये भी एक यूनिट है, इसके साथ इज़ लगेगा, और ओवरऑल इन दोनों के साथ आपने, सॉरी, इज़ मीन सिंगुलर वर्ब लगेगा, ठीक है। इज़ का मतलब क्या था, बेसिकली सिंगुलर वर्ब, तो यहाँ पे आप वाज लगाओगे। अलग अलग मतलब, वाज का मतलब है कि इसके लिए अलग वाज है, इसके लिए अलग वाज है, वर्ड नहीं लगाना, ठीक है। बेशक ये 2 अलग-अलग यूनिट बन गए यहाँ पे, फिर भी एवरी जितनी, ये रूल ऑफ थंब है। अब रूल ऑफ थंब क्या है, इसकी डिटेल में नहीं चाहते, ये इतना नेसेसरी नहीं है, लेकिन बस आपने इतनी बात याद रखनी है कि जितनी बार भी एवरी रिपीट हो रहा होगा ना एक सेंटेंस में, बेशक वो 1 बार है, बेशक वो 10 बार है, आपने जो वर्ब चूज़ करना है, जो एक मेन वर्ब होगा, जो इन सब के लिए होगा, वो आपने सिंगुलर ही चूज़ करना है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। आगे एवरीवन की तरफ चलते हैं। अच्छा, एवरीवन का क्या सीन है? अब जैसे यहाँ पे एवरीवन वर वाज सर्टेन दैट
द ईस्ट आगे जो भी है, ठीक है, मैंने कंप्लीट नहीं किया हुआ इस सेंटेंस को। एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव और लव्स टू राइड, ठीक है। अब ये देखो यहाँ इसका रूल लिखा हुआ है, एवरी वन भी हमेशा सिंगुलर वर्ब से फॉलो होगा, यहाँ लिखा हुआ है मस्ट बी फॉलो, ठीक है, मतलब हमेशा ये भी सिंगुलर वर्ब से फॉलो होगा। तो एवरी वन वाज, एवरी वन ऑफ द बॉयज़ लव, आपने ये नहीं देखना यहाँ बॉयज़ ज़्यादा है, आपने सिर्फ देखना है एवरी वन लिखा हुआ है। यहाँ मैंने बॉयज़ इसलिए लिखा था ताकि आप कन्फ्यूज़ हो जाओ कि हमने बॉयज़ को देखना है या एवरी वन को देखना है, तो आपने एवरी वन को देखना है और बस सिंपली लव्स की तरफ जाओगे। अब ये मस्ट बी फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, ठीक है, क्लियर होगी बात। अब जैसे कि मैंने एक आपके पास एग्जांपल दी है, एवरी कंप्यूटर प्रिंटर एंड फैक्स मशीन, चलो वहाँ तो बॉयज़ था ना, है तो एक ही यूनिट था। अब यहाँ पे एक दो तीन इतने ज़्यादा सब्जेक्ट हैं, देखो एक दो तीन, अब हम क्या लगाएंगे? और यहाँ पे पीछे अच्छा एवरी वन नहीं है, एवरी है। आर या इज़, इनमें से सिंगुलर या प्लूरल कौन सा वर्ब लगाएंगे? तो मैंने आपसे कहा था आपने सिर्फ एवरी को देखना है, सब्जेक्ट को नहीं देखना, बोला था ना पहले भी, सिंपल इज़ हम लगाएंगे और ये करेक्ट होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे हमारे पास वर्ड है मैनी, ठीक है, मैनी या ए, इसको भी हमेशा सिंगुलर वर्ब ने फॉलो करना होता है, मस्ट फॉलोड बाय सिंगुलर वर्ब, ठीक है, या ये हमेशा सिंगुलर वर्ब लेता है, ये आप याद रखो। अब जैसे कि मैनी आ मैन एंड वुमेन, बेशक ये जैसे मैंने आपको एवरी वन ईच में बताया ना कि अपने सब्जेक्ट को नहीं देखना, आपने सिर्फ ये देखना है कि ये वर्ड लगा हुआ है, तो आपने हमेशा जो वर्ब चूज़ करना है वो सिंगुलर चूज़ करना है, और बाकी आपने नहीं देखना सब्जेक्ट कितने लिखे हुए हैं, ठीक है, ये बात अपने जहन में बैठा लो और ये रूल लिख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये यही वाले बहुत ज़्यादा पूछते हैं। जब आप प्रैक्टिस करोगे ना एमसीक्यूज़ की, तो आप देखोगे इतने ज़्यादा इस तरह के होंगे और आप लोग कहोगे कि वाक़ई में ये आपको काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस, किसी भी एकेडमी की प्रैक्टिस बुक देख लो, उसमें आपको इस तरह के एमसीक्यूज़ मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि यही वाले एमसीक्यूज़ पूछे जाते हैं। आगे है मैनी स्टूडेंट्स इज़ आर अवेलेबल टुडे, अब लेकिन मैंने साथ में आपको मैनी मैनी की वैसे कॉमन सेंस की बात है कि मैनी जो है ना, इसके साथ हमेशा प्लूरल ही लगता है, लेकिन फिर भी बच्चे इस मैनी आ को मैनी के साथ कन्फ्यूज़ ना कर लें, इसलिए मैंने इसको अलग से बता दिया, ठीक है। वैसे ये इतना वो बताने वाला था नहीं, लेकिन मैंने इसके साथ आप लोग कंफ्यूज ना करो इसलिए मैंने इसको भी बताया कि मैनी स्टूडेंट्स जो होते हैं ना, जब सिर्फ मैनी है तो फिर ऑब्वियसली आपने उसके साथ आर लगाना है, प्लूरल वर्ब लगाना है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ यस मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस लेक्चर वो ये आ गया है, ठीक है, जिसका आप सबको भी वेट होगा, क्योंकि ये आप लोग अक्सर ना जब आप लोगों ने प्रॉपर लेक्चर नहीं लिया होता तो आप काफ़ी एमसीक्यूज़ में इनकी वजह से तंग पड़ रहे होते हो, ठीक है, तो फिर आप कहते हो कि कोई लेक्चर हो जिसमें हमें ये चीज़ क्लियर की जाए, तो ये मैं आपको ना अच्छी ट्रिक के साथ बताऊंगी जिसमें आपको रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। रट्टा मारना पड़ेगा सिर्फ इन वर्ड्स का जो आपके सामने लिखे हुए हैं, बस इनका, और किसी का नहीं। देखो ऐसा होता है कि इसमें होता सीन क्या होता है इसमें, कि आपके पास ना एक एक्सप्रेशन होती है मिड में, उसके दोनों साइड में यानी प्री और पोस्ट पोजीशन पे नाउन होता है, ठीक है, जो कि सब्जेक्ट के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। फिर हमने अब देखना होता है कि ये सब्जेक्ट ज़्यादा हैं, ठीक है, तो अब हम कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जो वर्ब है वो लेंगे, ठीक है, कौन से सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि यहाँ पे में भी इधर एक सब्जेक्ट हो जो प्लूरल हो और यहाँ सब्जेक्ट हो जो सिंगुलर हो। अब हमने क्या दोनों, अच्छा इनके अंदर ये आप याद रखो कि दोनों के अकॉर्डिंग नहीं लेना, ठीक है, और यहाँ जो एक्सप्रेशन है वो एंड नहीं है, यहाँ पे एक्सप्रेशन ये वाली है, आइदर और नाइदर नॉर, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, मीन्स कि एक सब्जेक्ट यहाँ लगा हुआ होगा जिसको आप आइदर पढ़ते हो ईदर पढ़ते हो जो भी पढ़ते हो, ठीक है, और एक और के बाद लगा होगा, इसके बाद मेन वर्ब लगा होगा। हमने ये चीज़ देखनी है कि हम लोग इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखेंगे या इसके अकॉर्डिंग, क्योंकि ज़रूरी तो नहीं है कि दोनों सिंगुलर हो या दोनों प्लूरल हो, या फिर हमने दोनों के अकॉर्डिंग लिखना है, ठीक है, तो दोनों के अकॉर्डिंग पॉसिबल नहीं है, वो तो फिर आपको हमेशा प्लूरल ही लिखना पड़ेगा क्योंकि वो एक से ज़्यादा है। लेकिन आपको मैं इतना बताऊँ कि इनमें से कोई एक होगा, इस कन्फ्यूजन से पहले निकलो कि दोनों नहीं, कभी भी दोनों के अकॉर्डिंग नहीं वर्ब होगा, इनमें से कोई एक सब्जेक्ट होगा जिसके अकॉर्डिंग वर्ब होगा। अब जो ट्रिक है वो ये है कि जो ये 3 वर्ड्स हैं ना, इन 3 वर्ड्स में ये देखो लिखी हुई है, इन दीज़ एक्सप्रेशंस वर्ब इज़ अकॉर्डिंग टू सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है। बस आपने देखना है कि सेकंड सब्जेक्ट जो है यानी जो आर के बाद है, ये फर्स्ट सब्जेक्ट है ये वाला, और जो यहाँ लिखा होगा ना आर के बाद ये सेकंड होगा। इनके साथ भी यही केस है, नाइदर के बाद जो सब्जेक्ट होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, जो नॉर के बाद होगा वो सेकंड होगा, नॉट ओनली के बाद जो होगा वो फर्स्ट सब्जेक्ट होगा, बट आल्सो के बाद जो होगा वो सेकंड सब्जेक्ट होगा। तो आपने सेकंड सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लिखना है, अगर सेकंड सब्जेक्ट प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लिखना है, सिंपल। अब जैसे कुछ ये एमसीक्यूज है इनको सोल्व करो, क्योंकि ऑब्वियसली मैं आपको एमसीक्यूज तो हर एक्सप्रेशन के साथ ना दूँ, ये कैसे हो सकता है।
हर एक रूल के साथ एमसीक्यूज मस्ट है। आइदर सर्टेन केमिकल्स और हीट, ये देखो अब यहाँ आपने वर्ब लगाना है या वर्ड चूज करना है, चॉइस इज योर्स, ठीक है, लेकिन करेक्ट होनी चाहिए। आइदर सर्टेन केमिकल्स, अब देखो आइदर के बाद जो सब्जेक्ट है वो है सर्टेन केमिकल्स, और आर के बाद जो है वो है हीट। अब ये है प्लूरल, सर्टेन केमिकल ज़्यादा है ना, ऑब्वियसली प्लूरल है, लेकिन जो हीट है वो सिंगुलर है, हीट्स तो नहीं लिखा हुआ, बेसिकली हीट लिखा हुआ है, एस नहीं है, यस नहीं है, सिंगुलर है, सामने दिख रहा है। तो आपने जो इसके साथ लगाना है वो वास होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलो, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। अब नॉट ओनली के बाद फर्स्ट सब्जेक्ट है प्रोटीन्स, और बट आल्सो के बाद सेकंड सब्जेक्ट है विटामिन सी, ठीक है, ये सेकंड सब्जेक्ट हो गया। अब आपने इन दोनों में से कौन सा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब चूज करना है, इजी आर। देखो ये क्या है, मैं ये भी लिख देती हूँ, ये प्लूरल है, अच्छा पीछे वाले केस की तरह ही है, ये सिंगुलर है, ठीक है, पिछले केस की तरह ही, तो यहाँ पे सिंपली सिंगुलर वर्ब चूज करोगे। अच्छा अगला फिर केस थोड़ा डिफरेंट होना चाहिए। अब नाइदर नॉर, नीदर नॉर, नाइदर नॉर वट, अब नाइदर के बाद है पीसीबी और नॉर के बाद है प्लेयर, जो कि ये सिंगुलर है, फर्स्ट सब्जेक्ट सिंगुलर है, और जो सेकंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, ठीक है। तो अब जो वर्ब है वो वांट होगा या वांट्स होगा, तो आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है तो वांट होगा, ठीक है, समझ आ गया ना। अगर किसी को नहीं समझ आई तो वो कमेंट सेक्शन में पूछे कि कैसे वांट होगा, ठीक है। लेकिन वांट क्यों होगा, क्योंकि वांट शो कर रहा है कि पीछे जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, और वांट्स शो कर रहा है कि ऐसा आ रहा है ना, तो ये शो कर रहा है कि पीछे जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। लेकिन हमने जो सब्जेक्ट देखना है वो सेकंड सब्जेक्ट है, S2 देखना है हमने, सेकंड सब्जेक्ट, ये S1 था, फर्स्ट सब्जेक्ट था, तो जो सेकंड सब्जेक्ट है वो प्लूरल है, तो हमने वर्ब उसके अकॉर्डिंग प्लूरल लेना है, समझ आ गई है। अब जो कुछ और एक्सप्रेशन है वो ये वाली हैं, जैसे वो ये था ना कि हमने उन 3 एक्सप्रेशंस के अंदर सेकंड सब्जेक्ट को देखना था। अब ये वाली कुछ एक्सप्रेशन है, इनमें आपने फर्स्ट सब्जेक्ट को देखना है, एज वेल एज, इन एडिशन टू, बिसाइड्स, एंड नॉट, अलोंग विथ, ठीक है। लेकिन मैं आपको ट्रिक पता है कौन सी बताने वाली थी, वो ये कि आपने बस इतना याद रखना है कि जो मैंने 3 एक्सप्रेशन पहले बता दी है ना वो, उसके अलावा एंड मैंने आपको पता है पहले पढ़ाया था, तो एंड को इनके साथ कंफ्यूज नहीं करना, वो अलग सीन है उसका। उसके अलावा ऑफ, ऑफ मैं भी आपको पढ़ाऊंगी। ये 5 चीज़ें हो गई हैं, ठीक है। एक तो 3 एक्सप्रेशंस जो मैंने अभी बताई हैं, ऑफ जो मैं आपको अभी पढ़ाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में वो पढ़ाऊंगी, और तीसरी चीज़ कौन सी है, एंड, जो पढ़ा चुकी हूँ। जिसने उसका लेक्चर नहीं लिया वो ले ले, वो फर्स्ट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के फर्स्ट लेक्चर में मैंने वो पढ़ाया था। इन तीनों के अलावा कोई भी आपके पास एक्सप्रेशन आ जाती है ना, वो आपने हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट उसमें देखना है, आंखें बंद करके आपने उसमें फर्स्ट सब्जेक्ट देख के उसके अकॉर्डिंग वर्ब, आपने सोचना नहीं कि हम सेकंड सब्जेक्ट के बारे में सोच रहे हैं, ना सोचे, ठीक है, ये एक ट्रिक है। इस तरह से क्या होगा कि आपको सिर्फ ये 5 चीज़ें याद करने की जरूरत पड़ेगी, बाकी सारा जो मर्जी आ जाए, दुनिया की जो मर्जी चीज़ उठा के दे दें वो, आपने क्या करना है, फर्स्ट सब्जेक्ट को देख के उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगा देना है, सिंपल, ठीक हो गया। फिर मैं अब लिख ही रही हूँ, क्योंकि मैंने सोचा आपके लिए लिख दूँ, ताकि सिर्फ बोलने से शायद आप भूल जाओ। ऑफ एक्सप्रेशन, और तीसरी जो मैंने एंड की बताई है, ठीक है। ये देख लो, फिर मैंने आपके लिए लिख ही दिया है कि आपके पास एक जगह पे कंपाइल करके बता दूँ। इन सब का, इन तीनों का तो आपको कंफर्म है ना, इन तीनों का तो कंफर्म है कि सेकंड सब्जेक्ट यूज़ करना है, सेकंड सब्जेक्ट, ठीक है, इन तीनों का तो कंफर्म है ना। इसमें आपने सेकंड सब्जेक्ट को देखना है, उसके अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा। ऑफ एक्सप्रेशन का मैं भी बताऊंगी। एंड का जो भी सीन था वो आपको पता है ना, एंड के कुछ अलग सीन थे, वो मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में समझाया, जिसने नोट किया उसको सब पता होगा, जिसको नहीं पता वो प्लीज़ वो लेक्चर देखे। एंड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एंड के अकॉर्डिंग, एंड जब दो वर्ब्स को ज्वाइन करो, दो सब्जेक्ट्स को ज्वाइन करो, तो उसके अकॉर्डिंग हम वर्ब कैसे लिखते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप प्लीज़ उसका लेक्चर लो, फर्स्ट वीडियो में इसके जो फर्स्ट लेक्चर था ना सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, उसमें था वो। अच्छा ये हो गया। बाकी इन 5 चीज़ों की, ये कितनी है देखो, दोबारा देखो, 1 2 3 4 5, ये 5 एक्सप्रेशन है ना। इनके अलावा कोई भी एक्सप्रेशन आ जाएगी ना, आपने उसमें रट्टा नहीं लगाना, और बस आंखें बंद करके आपने सब्जेक्ट 1 को देखना है कि वो सिंगुलर है या प्लूरल है, और उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लिख देना है, दैट्स इट, ठीक है, क्लियर हो गया, गुड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट रूल की तरफ। हाँ जी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रूल है बाय द वे। इसमें आप पता क्या देखते हो कि वर्ब या हेल्पिंग वर्ब अपने कौन सा यूज़ करना है, हु, विच और डैट के बाद, जो कि एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको आपने इसको समझो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे जो मैं आपको ऑफ
ऑफ पढ़ाऊँगी ना, ऑफ एक्सप्रेशन भी पढ़ाऊँगी। ये जो नेक्स्ट लेक्चर जब स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें बेसिकली ये जो पहला रूल पढ़ाऊँगी ना ऑफ का, उसके लिए ये समझना आपका बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये इसकी समझ होगी तो आपको पहले रूल की समझ आएगी, ठीक है? वो क्यों, अब वो तो मैं उसी लेक्चर में बताऊँगी। लेकिन अभी आपने बहुत गौर से समझना है, और इसका कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है। इसमें मैं आपको ऐसे सिंपल सी ट्रिक बताऊँगी कि आप लोग कहोगे ये तो बहुत ईज़ी है। बस आपने इतना याद रखना है कि जब हू, व्हिच और दैट किसी सेंटेंस के अंदर आ जाते हैं ना, तो इसके बाद वर्ब आता है। तो वो वर्ब आपने किस मतलब कि समझे कि इसके पहले, हू के पहले बहुत सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। आपने क्या करना है कि जो हू के इमीडिएटली बिफोर लिखा हुआ है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग आपने वर्ब लगा देना है, सिंपल। वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, अगर वो प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब, सिंपल। जैसे कि ये देखो, मैं आपको एग्जांपल दिए बगैर तो कोई बात नहीं बताती। ये देखो, द स्टूडेंट्स हु आर स्टडिंग हार्ड विल सक्सीड। आपने यहाँ पे वर्ब, यहाँ पे अगर इज का ऑप्शन भी होता है तो आपने देखना था सिर्फ हु के पहले। हु के इमीडिएटली आफ्टर का मतलब है सॉरी, इमीडिएटली बिफोर का मतलब है कि इमीडिएटली बिफोर, बिल्कुल एक आगे ना, बीच में कुछ भी नहीं है, ठीक है? इमीडिएटली बिफोर का मतलब आपने इमीडिएटली ही लेना है। तो हु के पहले क्या है, स्टूडेंट से। अगर इससे पहले कोई सब्जेक्ट होता भी तो हमने उसको नहीं था देखना। तो स्टूडेंट्स प्लूरल है तो सिंपली आपने प्लूरल वर्ब ले लिया, और सिंपल। आगे देखो, द बुक विच वाज ऑन द टेबल इज मिसिंग। इसमें भी विच, अच्छा यहाँ पे ना आपको वो कन्फ्यूजन नहीं हो रही, क्योंकि मैंने आगे दो सब्जेक्ट नहीं लिखे हुए, लेकिन जब मैं ऑफ पढ़ाऊंगी ना, ऑफ एक्सप्रेशन, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। ये रूल बहुत ज़रूरी है ऑफ के रूल को समझने के लिए, ठीक है? क्योंकि उसमें एक एक्सेप्शन आती है ना, जो बच्चे कंफ्यूज कर देते हैं उस एक्सेप्शन के साथ। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इसको गौर से सुनो। विच से पहले इमीडिएटली बिफोर बुक आ रहा है, बुक सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब। डैट से पहले डॉग आ रहा है, डॉग सिंगुलर है, इमीडिएटली बिफोर जो सब्जेक्ट है वो डॉग है, और डॉग सिंगुलर है तो सिंपली बाक्स आएगा, बाक नहीं आएगा। तो ये तो आपको क्लियर हो गया, ठीक है? अब ये लेक्चर हो गया कंप्लीट। एंड जो चीज़ें कमेंट सेक्शन में मैंने लिखने का बोला था वो आपने लिखनी है, वो मैं चेक करती हूँ आपके, ठीक है? और वीडियो कैसे में फुल एफर्ट दी है, और जितना इजी करके बता सकती थी ना उतना मैंने आपको बताया। और इससे इजी वे नहीं हो सकता, ठीक है? और अब दुआ करना नेक्स्ट लेक्चर के लिए कि वो इससे भी ज़्यादा अच्छा हो। और मैं और ना नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो आखिरी होगा, मतलब 3 लेक्चर के अंदर सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कंप्लीट, ठीक है? और आप इंशाल्लाह इसके एमसीक्यू जब सॉल्व करोगे ना तो दुआएं दोगे, बहुत अच्छे से हो जाएँगे आपके। और प्रैक्टिस तो लाज़मी करनी है। और इसके अलावा वैसे अगर आप ये सोच रहे हो कि ये लेक्चर लेने के बाद, इसके नोट्स देखने के बाद हमें कोई और लेक्चर लेने की ज़रूरत है, या लेक्चर नहीं मीन्स के बुक पढ़ने की ज़रूरत है, तो मैं कहूँगी नहीं, ज़रूरत नहीं है। आप सिर्फ यहीं से करो, इट्स इनफ। मैंने बहुत सारी जगहों से मटेरियल इकट्ठा करके और हर जगह से डिटेल्ड इस पे स्टडी करके आपको बताया है, तो आई डोंट थिंक सो आपको ज़रूरत है कहीं और से देखने की। और इस बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।